नमस्कार, मैं हूं रचना सेवक और लेकर हाजिर हमारा खास प्रोग्राम चर्चाएं खास। और अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य, देश, विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। और ये प्रोग्राम आप हर शनिवार को देखते हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी पर। और विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत इस हफ्ते आए बजट के साथ। सर, आम बजट में इस बार फिर से पंजाब को कुछ नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया। वो नीति आयोग की बैठक में नहीं गए हैं और उनके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और कुछ और राज्यों के सीएम भी बैठक में शामिल नहीं हुए। तो पंजाब तो पहले से ही कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। तो आपको लगता है कि बैठक का बहिष्कार करने से पंजाब को कोई लाभ मिलेगा? देखिए, पहली मैं बात बजट पे आऊँ। बजट जो है सारे देश का है, किसी एक प्रदेश का नहीं है। लाखों करोड़ों का बजट है। उसमें महिला, गरीब, किसान, उद्योग, सबका, सब वर्गों का, दलित, पिछड़े, सबका हित सामने रखा गया। हाँ, पंजाब की बात आपने करी है, तो पंजाब में एक पैकेज के रूप में देखे तो कुछ नहीं मिला। लेकिन जो बजट में कृषि की संबंधित जो नीति आई है, उसको पंजाब के कृषि विशेषज्ञों ने भी स्वागत किया है कि ये कृषि के हिसाब से बड़ा अच्छा बजट है। इसके बजट बड़ा पीछे से। फिर उसमें उन्होंने जो 23 फसलों की जो प्रमुख जो MSP है उसकी डिक्लेयर किया है। 32 फसलों की 109 वैरायटी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। फिर सब्जियों का एक क्लस्टर बनाने जा रहे हैं, हर जो जिस एरिया का जलवायु उसको देखते हुए। और उसके साथ साथ उन्होंने उत्पाद की लागत कम करने के लिए, उत्पाद रखने के लिए, गोडाउन बनाने के लिए कई कुछ किया। और पंजाब का अगर बात करें तो जो कैलकाटा कॉरिडोर लुधियाने तक था, वो अमृतसर तक ले जाने के, तो उसके व्यापारियों को भी सारी सुविधा मिलेगी, आने जाने के जो उनके गुड्स हैं। तो ये एक जनरलाइज चीज थी जिसको पैकेज तो किसी को नहीं मिला। लेकिन जैसे हिमाचल प्रदेश में नहीं गया, उन्होंने भी कहा कि, और कुछ 6-7 स्टेट और में 8 स्टेट हैं जिनके मुख्यमंत्री नहीं गए। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक कदम है। हर एक पर अपना अपना विचार है, अपने अपने सोच है, उस हिसाब से कदम उठाया गया है। रही बात पंजाब के मुख्यमंत्री मान जी का नीति आयोग में ना जाना, तो मैं कहता हूँ कि मेरे सोच के हिसाब से जाना चाहिए था उनको। क्योंकि मुख्यमंत्री मान जी पिछले कितने समय से ये बात कह रहे हैं कि पंजाब के कुछ फंड केंद्र सरकार नहीं दे रही। तो उस सब्सिडी के हिसाब से भी, डेवलपमेंट के हिसाब से भी वो मुद्दे, करोड़ों के कोई किसी मुद्दे वो उठाते हैं। हर समय ये कहते हैं केंद्र सरकार ने किया। तो अगर वो नीति आयोग की आज ही बैठक हो रही है, अगर उसमें जाते तो पंजाब के हित की बात करते कि हमारे ये पेंडिंग मुद्दे हैं और ये हम विकास की बात करते हैं। और बजट में एक बात और भी है कि बजट में एक प्रोविजन दी हुई है राज्यों के लिए 50 साल के लिए मतलब ब्याज मुक्त ऋण देना। तो ये जाके उस बात का भी ले सकते, ये राज्य अपने आप में कदम ले सकते हैं कि हमें ये इतना ऋण चाहिए, इतनी डेवलपमेंट चाहिए, इंटरेस्ट फ्री मिल रहा। तो ये अगर नीति आयोग की बैठक में जाते और पंजाब के हित की बात करते तो मैं समझता हूँ कि बेहतर स्थिति रहती। इनको मेमोरेंडम तो अभी भी देना पड़ेगा केंद्र से। ये बच्चों की तरफ ये तो नहीं इकट्ठी कर दी कि हमने बात नहीं करनी, ये अपने हित की बात रखनी है, वो सेक्रेटरी लेवल करेंगे। आज भी रखेंगे तो सेक्रेटरी जाएंगे, वो दे आएंगे, अपना मेमोरेंडम देंगे, पब्लिकली कोई कमिटमेंट नहीं आएंगे। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से जो कदम है, और तो पंजाब के हित से इसको एक पंजाब का कमजोर पहले, क्योंकि जो आदमी फेस नहीं करता उसकी बात कोई सुनता, मतलब सुनी भी नहीं जाती, पता भी नहीं चलती। अंदर गति में जो चलता है वो कागजी कार्रवाई तो चली गई, वो तो रुकनी नहीं, वो तो केंद्र ने भी मांगनी है, प्रदेश ने देनी भी है अपनी सारी मांगे। तो बेहतर था कि वहाँ पे खुले में अपने बात भी रखते, अपने सिक्के गिले शिकवे भी रखते कि केंद्र ने, तो लोगों को ज़्यादा इसमें रुचि रहती और इंटरेस्ट भी बना रहता। बाकी ये एक राजनीतिक कदम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, जैसे जिसने कर लिया। बिल्कुल सर, इस पर निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया है तो उसको कुछ दिया नहीं गया। कितने लाखों करोड़ों का बजट है, सारे देश का बजट है। किसी एक अभी
विपक्ष तो कह रहा था कि बिहार और उसको उधर आंध्र प्रदेश को हाँ। ज्यादा मिल गया, और जो बिहार का विपक्षी दल है वो कह रहे हमें मिला कुछ नहीं, ये सिर्फ दिखावा। तो ये राजनीतिक खेल है, उसको चलता है। बाकी तो जो बजट है, मैं एक व्यवहारिक भी कहता हूँ, गतिशील और निरंतरता जो नीति बनी हुई है देश को, जो हमने थर्ड पावर बनाना, आर्थिक पावर, उसकी दशा में कदम है। देर से जो आएगा, एक दिन में तो कुछ नहीं होना, 10 साल में चला, 5 साल और चलेंगे, पहुंचेंगे हम इस, तो ठीक दिशा में कदम है, मैं समझता जी। आगे प्रोग्राम चर्चाए खास में चर्चा करेंगे चरणजीत सिंह चन्नी और रवनीत बिट्टू के बीच हुई तल्खी की। सर, लोकसभा में बजट पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतपाल सिंह की रिहाई पर कहा कि 20 लाख लोगों के प्रतिनिधि को जेल में डालना इमरजेंसी है, और इसके जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने जो बात कही, उसकी वजह से दोनों के बीच में काफी तल्खी देखने को मिली। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तल्खी की जो बात है कि उन्होंने उनके दादा का नाम लिया, शहादत का जोड़ के उन्होंने व्यक्तिगत किया, तो उनकी फिर टिप्पणियाँ। अब जो चन्नी जी की स्टेटमेंट है, एक जो अमृतपाल सिंह की रिहाई मुद्दा उठाया उन्होंने, दूसरा उन्होंने आपातकाल का शब्द यूज किया कि केंद्र सरकार का, ये दो जो उनका जो बयान है ना, मैं चन्नी जी, मैं समझता हूँ कि ये एक सोची समझी नीति के अधीन दिया गया, और एक शरारतपूर्ण, मैं इसका शब्द करता हूँ, सख्त शब्द है लेकिन मैं शरारत, क्योंकि इसने वो चीज़ करी है जो इंदिरा गांधी और ज्ञानी जयाल सिंह ने 1970-80 में खेल शुरू किया पंजाब में। उस समय की जो उनका लक्ष्य था, अकालियों को कमज़ोर करना पंजाब में। आज चन्नी जी का ये लक्ष्य है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को कमज़ोर करना, क्योंकि जो अमृतपाल के जो NSA के लगा, वो प्रदेश सरकार ने लाया, और वो ये दिखाना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार के कारण उससे जो मान सरकार वो कटघरे में खड़ी होती है। और दूसरी तरफ इस स्टेटमेंट से हिंदुओं के दिलों में, पंजाबी हिंदुओं के दिलों में डर बसाना कि ये मुद्दा अगर गर्मपंथी आ गए या इस तरफ चले, तो हिंदुओं को डर मन में दल बैठाना, आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरना, अकाली आगे कमज़ोर है उनको और आगे करना कि अकालियों के रिप्लेसमेंट अमृतपाल या उनके वो दूसरे सांसद हैं जीते हैं, उनका भी हम नई पार्टी बनाएंगे। तो ये हो सकता है कांग्रेस के अंदर इस बात हो कि 2 MP जो गर्म दली हैं उनको आगे बढ़ाएं, तो अकालियों को कमज़ोर करें। तो ये जो गेम है, ये मैं समझता हूँ राजनीतिक कदम एक ऐसा खतरनाक कदम है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, सत्ता के लिए। आप पंजाब को दोबारा आग में धकेलना चाहते हो। देखो, उस समय ये शुरू हुआ, उस समय भिंडरावाला को आगे उठाया गया कांग्रेस की तरफ से, ज्ञानी जयाल सिंह, उन्होंने अकालियों को माना, तो वो उनसे फिर काबू नहीं आया, वो अपने आप में एक हस्ती बन गई, उसकी अपनी पहचान बन गई। तो ये इनके रिमोट से बाहर हो गए जब, तो स्थिति बिगड़ गई। पंजाब का हिंदू उस समय बहुत डरा, पंजाब के हिंदू को बसों से उतार के मारा गया। पहली स्थिति तो थी कि उनको हिंदू टारगेट थे, लेकिन धीरे धीरे फिर सिख भी टारगेट पे आ गए। तो वो दौर पंजाब ने देखा हुआ, हम भुगतभोगी हैं उस दौर के, हम चशमदीद भी हैं, भुगतभोगी भी हैं। तो ये जो चन्नी जी ने जो स्टेटमेंट दी अमृतपाल को लेके, और केंद्र सरकार को आपातकाल कांग्रेस ने लगाया था, तो वो आज भी सबको याद है। और ये गेम भी जो अमृतपाल की, वो भिंडरावाले के नाम पे कांग्रेस ने शुरू की थी। कांग्रेस के समय में कांग्रेस के सांसद ने ये बात उठाई, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस ही इस खेल को दोबारा पंजाब को सत्ता प्राप्ति के लिए आग में धकेलना चाह रही है। और ये बहुत खतरनाक, देश के हित में नहीं, प्रदेश के हित में नहीं, ना किसी समाज के हित में। ये जो गेम घातक गेम है, मैं चन्नी जी को समझता हूँ कि ये गलत है। देखिए, उस समय ये गेम शुरू हुई, तो फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, उसके बाद सिखों के दंगे हुए, कितनी स्थिति भी, उसके बाद बेअंत सिंह की शहादत हुई है, उनकी हत्या होगी। तो ये जो अग्नि से खेलना है, ये चन्नी जी को मैं कहता हूँ कि ये ना उनके हित में, ना प्रदेश के हित में, अपना स्वार्थ सिद्धि। कांग्रेस ने तो इनकार किया कि उनके निजी पर निजी नहीं हो सकते, क्योंकि समय कांग्रेस का अलॉटेड है और कांग्रेस का सांसद है, और कांग्रेस ने मुद्दे दिए होते हैं कि किस सांसद ने कौन सी मुद्दे पे जवाब देना है। तो ये कांग्रेस की जिम्मेवारी बनती है कि पंजाब में स्थिति को स्पष्ट करे, नहीं तो पंजाब के जो कांग्रेस सोचती है ये 20 लाख के बोलते हो, तो जो दूसरे 11 हैं वो किसके रिप्रेजेंट करते हैं? वो भी तो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुमत तो उसका है। तो पंजाब के मुद्दे तो नशे थे, तस्करी है,
अपराध है वो करें, स्वास्थ्य शिक्षा के दूसरे सकारात्मक मुद्दे को उठाए ना, सांसद हैं तो बिल्कुल। पंजाब के वो मुद्दे उठाएं। ये मुद्दे है भावनात्मक, लोगों में डर पैदा करना कि आम आदमी वहाँ सरकार तो कमजोर है जी, इसकी जो तो गर्म दिलियों से मिली हुई है, इसने ये एक तरफ उनको घेराबंदी करेंगे, दूसरी तरफ अकालियों को कमजोर करेंगे, तीसरी तरफ सिख समुदाय में भी करेंगे कि जी मान जो सरकार है ये सिखों के विरोधी है। इस तरह के एक ऐसी शतरंज खेल है जो घिनौना खेल है, इनको बचना चाहिए। इससे आग में खुद भी झुलसेंगे, दूसरों को झुलसाएंगे। मैं तो इससे कहता हूँ कि एक पढ़ा लिखा आदमी है, कोई ये नहीं है, और सियासत के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनकी जिम्मेवारी बनती है, और सांसद आज भी जिम्मेवारी पद पे बैठे हैं, अपनी भूमिका को समझें, और जो शब्दों का मर्यादा है वो उन्होंने प्रतिक्रिया के रूप में बेअंत सिंह की जब नाम आया तो उन्होंने इन पे किया जाए, तो शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें और अपने पद का बनाते हैं और लोगों की भावना का भी रखें। केवल राजनीति के लिए आप इतने नीचे जा सकते हैं कि सबको आग में झोल दे, तो ये गलत बात है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। बिल्कुल जी। आगे प्रोग्राम चर्चा खास में चर्चा यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक की। सर, कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने के यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो क्या लगता है कि प्रदेश सरकार को ऐसा फैसला देना चाहिए था? आप क्या कहेंगे? देखिए, कांवड़ जो उत्तर प्रदेश सरकार का साथ उत्तराखंड हुई है, उन्होंने भी किया है कांवड़ यात्रा से जाना है। देखो, उनका भाव तो ये था सरकार का कि इस यात्रा के दौरान लोगों की आस्था और भावना को देखते हुए कि शाकाहारी भोजन और पवित्र, क्योंकि दूसरा प्याज लहसुन हिंदुओं के घर में बने तो वो भी नहीं खाते, मुस्लिम के बाद तो अगली स्टेप है अपने घर में भी जो भोजन लहसुन और प्याज वाला बना होता है हिंदू के घर का, वो भी नहीं खाते वो, क्योंकि उनके आस्था का सवाल है। वो एक क्योंकि सारे हिंदू नहीं जाते, कांवड़िए कुछ ही जाते हैं ना, सारे हिंदू चलते नहीं है, तो उनकी आस्था भावना को देखते हुए उन्होंने बात करी। पर ये भी एक राजनीतिक मुद्दा बन गया जब विपक्ष ने जोर दिया, तो आखिर बात सर्वोच्च न्यायालय दे लगे। उन्होंने कहा शाकाहारी मांसाहारी लिख दो, इससे नेम प्लेट ना, इच्छा से वो लिखना चाहे तो लिख सकता है। वैसे अगर सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से अगर हिंदू दुकानदार अपना नाम इच्छा से लिख दे तो तब भी तो वही स्थिति होगी जो विभाजन के बाद विपक्ष करता है। अगर आज हिंदू दुकानदार वहां पे ये लिखे कि हम हिंदू दुकानदार नाम ये है, तो वो भी अगर सरकार ने तो सबका लिखा, सरकार का आदेश था कि सब दुकानदार अपने नाम लिख दें। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपनी इच्छा अनुसार, अगर मैं कहता हूँ कि हिंदू इस हिसाब से लिख देता है कि अपनी दुकान के मैं हिंदू मालिक, तो वो इंडिकेशन ना हो गया। दूसरी बात ये समझे कि हलाल की बात जब आती है तो वो मुस्लिम भावनाओं को देखते हुए हलाल शब्द होता है। पंजाब में आप आ जाएं, पंजाब की जो मीट की दुकानें हैं, आप खोखे देखे जाए तो वहां पे लिखा होगा झटका हलाल, तो वो एक भावना, वो कोई ऐसा नहीं कोई सांप्रदायिक है, वो अपनी अपनी भावना के अनुसार है। उसकी भावना को देखते हुए कहते हैं नॉन मुस्लिम या मुस्लिम को पता चल जाए कि दुकान क्या है, वहां से वो चीज ले दे। ये विभाजन की जो बातें करते हैं ये राजनीतिक मुद्दे बना के चलते हैं, उनका पर्पस वोट बैंक का, बिल्कुल वो भावना नहीं समझ रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया कि अगर कोई अपने इच्छा से लगाना तो लगा ले, वो भावना की बात है। तो इसको इस हिसाब से लेना चाहिए कि अगर कल को ऐसी कोई सांप्रदायिक मुद्दा बन जाए, दंगे शुरू हो जाए, तो सरकार का मुद्दा जो है तो उसको अब एक अच्छा यात्रा खत्म हो जाएगी तो ये मुद्दा भी खत्म हो जाना। अभी टेम्परेरी आज कल बढ़ाया कुछ देर, सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई चल रही है अभी, तो मैं यात्रा खत्म होते होते तक सुनवाई खत्म हो के मुद्दा खत्म हो जाना है। पर ये बात सबको समझनी चाहिए कि ये सिर्फ आस्था और भावना के साथ है, इसको नेगेटिव वे से नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, अगर हम अमरनाथ यात्रा जाते हैं तो वहाँ पे हिंदू लंगर लगाते हैं, तो क्या वो विरोध करते हैं? अगर वहाँ पे मुस्लिम का लंगर नहीं लगाता, अमरनाथ यात्रा हिंदू लगाते हैं ना लंगर, सारे अमरनाथ यात्रा, तो वहाँ पे वो कहेंगे विभाजन हो गया जी। ये तो सोच, एक चीज को आप कैसे लेते हो ये देखने वाली बात। राजनीति वाले राजनीति करते हैं, चाहे वो अच्छी भावना से हो। अगर अमरनाथ यात्रा को हो सकती है तो यहाँ भी हो सकती है। दूसरे मेरी सुझाव ये है कि देखिए, ये जैसे अमरनाथ यात्रा पंजाब में जब हम आनंदपुर साहब की होली के मोहल्ला पे जाते हैं, सारे रास्ते में लंगर लगे। या तो फिर सनातन धर्म वाले जो हिंदू भावना वाले अपने कहते हैं, तो वो अमरनाथ यात्रा से या सिख समुदाय से ये एक प्रेरणा लें कि वो सारे रास्ते में लंगर लगे, कि उनको पता भाई कावड़ियों ने यहाँ पे चाय पानी जो भी है करना, वो वहाँ पे है नहीं। सरकार को भी चाहिए था कि अगर सरकार ये ना आदेश करती, सरकार अपने जैसे हज यात्रियों के लिए हज हाउस बने होते हैं, तो कावड़ियों के लिए अपने जब बनाते,
प्रपोजल बन सकते थे, लेकिन सरकार ने उस समय एक शॉर्टकट मारा, उसका विरोध हुआ। पर स्थायी रूप यही है कि या तो उस रास्ते में जो सनातन संस्था है या हिंदू संस्था है वो लंगर लगाएं, जैसे सिख समाज लगाता है या अमरनाथ यात्रा पे हिंदू समाज लगाता है, दोनों एग्जाम्पल सामने है। तो या सरकार जैसे हज उसमें हज यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं रखते हैं, तो इस रास्ते में भी रखे कामयाबियों के लिए। ये सांप्रदायिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए, सिर्फ भावना को देख के एक कदम था, उसका रिएक्शन है, भविष्य में इसको सुधार लिया जाए जो भी है। बिल्कुल। आगे प्रोग्राम में बात करेंगे पेरिस ओलंपिक्स की। सर, पेरिस ओलंपिक्स का आगाज हो चुका है और ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व 16 खेलों में जो है 69 पदक इवेंट्स में 100 से अधिक एथलीट्स जो हैं वो कर रहे हैं और सारे भारत की नजरें जो हैं उन पर टिकी हुई हैं। तो आप किन शब्दों में उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखो, कामना तो मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, और उस सभी खिलाड़ियों को जो ओलंपिक में आए, ओलंपिक सरताज है खेलों का इस समय, इसमें जो जाता है वो भाग्यशाली है जो इस तरह तक पहुंचता है कि अनुशासित जीवन जीने के एक वर्षों की तपस्या होती है खिलाड़ी की, और उसका सपना होता है मैं ओलंपिक में करूं। तो ये पेरिस ओलंपिक में ये कोई 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 329 पदक है जिनके लिए उनकी किस्मत आजमाइश होनी है। 26 जुलाई को शुरू हो रहा है, 11 अगस्त तक चलने वाली है। हाँ। भारत के 117 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट हैं। भारत में आज तक पहले एक गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा जीता, दूसरा नीरज चोपड़ा ने जीता, और इस दफा की जो स्थिति है उसमें नीरज चोपड़ा से है भाला फेंकने में, तीरंदाजी में हमारा है कि मिले, हॉकी को भी हम चाहते हैं कि पदक का रंग बदले, बॉक्सिंग में है, तो बैडमिंटन में भी हम सोचते हैं, शूटिंग बड़े हैं, रेसलिंग के 5-10 हैं इवेंट जिनमें हमें आशा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो खिलाड़ी, इनकी तपस्या, इनकी मेहनत, इनकी लगन, और सबसे बड़ी है कि जो विश्व स्तर पे जो हम एक दूसरे के मतभेद भूल के ये सारे एक आपसी भाईचारे में एक सकारात्मक प्रतियोगिता में भाग लेके अपने देश का भी, अपना भी, अपने समाज का नाम जो रोशन करते हैं, तो इस खेल भावना से जो भी है उन सबको शुभकामनाएं। भारतीय होने के नाते भारत के खिलाड़ियों के लिए विशेष शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि वहाँ पे वो पदक तो जीतेंगे, हमारे दिल भी जीतेंगे अपने परफॉर्मेंस से। तो इसके लिए भी मैं कहता हूँ कि सरकार ने इस दफा 900 करोड़ रखा खेल के लिए बजट में, ये भी एक अच्छा है। और विश्व में भी अगर हम चाहते हैं कि मेडल आए, हम जब विश्व स्तर में सैन्य दृष्टि से 5वें नंबर पे हैं और 3रे नंबर पे हैं, और ये आर्थिक दृष्टि से 5वें नंबर हम 30वें पे जाना चाहते हैं, तो खेल में इतनी बड़ी 140 करोड़ की हम बात करते हैं तो हम बहुत पीछे हैं। हमारे एक गोल्ड मेडल लेते हैं तो हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं। इसको तभी बना सकते हैं जब हम खेल और खिलाड़ियों के प्रति अपने जो उनकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो खाने पीने रहने की है, उस पर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दें, और उसके बाद जब आपको मान सम्मान समाज में मिले, उनको ये ना लगे कि यार मेडल, पीछे एक खबर आई थी कितने मेडल, होता क्या है कि हमारे खिलाड़ी जब खुद अपने लेवल पे पहुंचते तब उनको पहचानते हैं। दूसरी सरकारें बचपन से उनको स्कूल लेवल से पकड़ते हैं और उनको संभाल के ले जाते हैं। हमारे कॉलेज के बाद जब वो कोई स्टेट या उसमें नेशनल लेवल दिखता है तो वो कहते हैं अच्छा जी। ये चीज़, अच्छा कोच, अच्छी बुनियाद और लंबी एक दौड़ के साथ जब आप तैयारी करते हैं तभी आपको परिणाम मिलते हैं। तो सरकार को चाहिए कि खेलों के प्रति भी और ज़्यादा पैसे भी लगाए, कोच भी लाए, बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी सुविधाएं, ये सारा मौजूद करे, तभी ये सपना जो 140 करोड़ देखते हैं कि इतने गोल्ड मेडल, छोटी कंट्री होती है 5-5 मेडल गोल्ड मेडल ले जाते हैं, वो कहीं हमारे से आगे निकलते हैं। तो ये भी एक चुनौती है। मैं समझता हूँ इस देश के लोगों को भी, सरकार को भी समझनी चाहिए, और विश्व में जो एक गोल्ड मेडल आता है कम से कम 2, 4, 5 हम उस शुरुआत तो करें। इसी शुभकामना के साथ मैं समझता हूँ कि सब खिलाड़ियों को एक अच्छे परिणाम हमारे सामने आए, इससे हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, देश का भी बढ़ेगा। सब इन्हीं शब्दों से मैं सभी खिलाड़ियों को एक दोबारा फिर शुभकामनाएं देता हूँ। प्रोग्राम चर्चाएं खास में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर इसी प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना कौर सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।